नमस्ते ट्रेडर्स, मेरा नाम है पवन चौधरी और आपका मेरे चैनल सेविंग्स प्रो में बहुत स्वागत है। गाइस, हमने आज तक बात की है कि जो भी मेरे व्यूअर हैं, है ना? मतलब आप ट्रेडर हो, तो आप कैसे इम्प्रूव कर सको ट्रेडिंग में, आप कैसे ट्रेडिंग सीख सको, ठीक है? लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि क्या छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे इन द सेंस अगर वो स्कूल में हैं और 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ठीक है? अगर 7th स्टैंडर्ड के बाद हैं, तो क्या उस समय उनको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग ये सीखनी चाहिए या नहीं? ठीक है? अगर आपको इस सवाल का जवाब अगर प्रॉपरली देना है, तो ये पूरा वीडियो देखना अच्छे से और मुझे लास्ट में बताना कि क्या सिखाना चाहिए कि नहीं? अभी मेरा क्या व्यू है, ठीक है? मैं क्या सोचता हूँ कि मुझे सिखाना चाहिए कि नहीं? कि सिखाना चाहिए कि नहीं छोटे बच्चों को? अभी मैं एकदम सच बात बोलता हूँ कि मेरा बेटा है और मैंने सोच के रखा है कि मैं उसको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सिखाऊँगा, है ना? एक लेवल में मतलब कुछ टाइम में, कुछ सालों के बाद, एकदम फटाक से नहीं छोटे बच्चों के बहुत पहले से नहीं, लेकिन कुछ समय बाद, ठीक है? जिस टाइम पे उसको एक चीज़ महसूस होगी कि उसको पॉकेट मनी चाहिए, ठीक है? पॉकेट मनी चाहिए। जिस टाइम पे उसको महसूस होगा इस चीज़ का, वो एज 5th 6th के बाद होता है कि एक बच्चे को महसूस होता है कि उसके पास उसके जेब में पैसा होना चाहिए, कि उसको कुछ भी खाना हो, मोस्टली खाना ही, कुछ भी खाना हो तो वो फटाक से ये कर ले, या स्टेशनरी में से कुछ चाहिए होगा तो उसको फटाक से बाय कर ले, ठीक है? किराना और स्टेशनरी, ये दोनों में उनका जाना आना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? स्टेशनरी में खिलौने भी मिलते हैं बहुत सारे, तो बचपन में मैंने देखा है, ठीक है? मैं उन सब चीज़ों से ही गुज़रा हूँ। तो बस मेरा बोलना यही है कि मैं अपने बच्चे को सिखाने वाला हूँ, ठीक है? मेरा सोचना ये है कि सिखाना चाहिए। अभी हम आगे देखेंगे और आप भी खुद सोचिए, आप ही खुद सोचिए कि क्या सिखाना चाहिए कि नहीं, ठीक है? क्या ये सही है या गलत है? ठीक है गाइस? ये अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, वो एक नॉर्मल बंदे की एज ग्रुप है ना? एक नॉर्मल पर्सन, अभी यहाँ पे सिर्फ मेन है, यहाँ पे वुमेन भी हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है ना? ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर ट्रांसजेंडर भी ट्रेडिंग करना चाहे तो कुछ भी हो सकता है ना? तो ऐसा है कि देखो, अभी ये सब स्टेजेस हैं, है ना? ये वाला ये सबसे फर्स्ट स्टेज, ठीक है? फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। अभी गाइस ये देखो, मैं कौन से एज ग्रुप में था जिस टाइम पे मैं ट्रेनिंग में आया था। मेरी उम्र 2014 में, मतलब मेरी उम्र कुछ तो 21-22 के आसपास होगी, ठीक है? तो मतलब मैं ये एज ग्रुप में था, ठीक है? ये एज ग्रुप में। फिर जिस टाइम पे मैंने ट्रेडिंग की, ठीक है? ट्रेडिंग करने लगा, उसके बाद स्ट्रगल था, स्ट्रगल ये टाइम पे था मेरा, ये टाइम पे भी स्ट्रगल था। और बच्चा हुआ उसके कुछ टाइम पे पहले, मतलब जिस टाइम पे मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई उस टाइम पे ही मैंने एफएनओ छोड़ दिया, है ना? जो मेरा स्ट्रेटेजी है, जो मैंने अप्लाई किया था, जो मैंने सीखा था, जो मैंने डेवलप किया था, मुझे मालूम था कि सिंगल डिजिट रिस्क डबल डिजिट रिवॉर्ड काम कर रहा है, लेकिन मैं उसको, मेरी लालच है ना, मैं मंथली मतलब 20-25% कमाना चाहता था अपने कैपिटल पे, और वो नहीं हो पाया, ठीक है? तो फिर मैं समझ गया कि एफएनओ से नहीं हो सकता, फिर मैं इक्विटी में शिफ्ट हो गया। तो यही मेरा दौर था कि बच्चा मतलब मेरे लाइफ में आया और वही टाइम था उसके आसपास, ठीक है? अभी गाइस क्या है, अपनी जो उम्र है, ये देखो, बूढ़ा होने के बाद आरआईपी फिक्स है, ठीक है? मरना मतलब फिक्स है, वो एक सच है, ठीक है? एक मीठा सच जो होना ही होना है। और अभी आप देख सकते हो कि अहमदाबाद में अभी हाल ही के मतलब 3-4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, है ना, फ्लाइट का। तो ज़िंदगी का तो कुछ भरोसा ही नहीं। एक्सीडेंट तो कैसा भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, ठीक है? तो एक्सीडेंट को अपन एलिमिनेट कर देते हैं अपनी लाइफ से। अपन सोचेंगे, अपन प्लान करेंगे, अपन देखेंगे कि पूरा लाइफ साइकिल अपन जी रहे हैं, ठीक है? छोटे से बुड्ढे तक, ठीक है? और फिर आ रहे हैं। तो अभी देखो गाइस, मैंने यहाँ से सीखना शुरू किया और मुझे ये चीज़ मतलब रियलाइज़ होने में कि कितना समय लगेगा, क्या समय लगेगा, मेरे को इतना टाइम लग गया, है ना? ये एक्चुअल में लगा और मुझे सच्ची में उस बात का रिग्रेट है। और अभी फ़िलहाल है ना, मैं अपने प्रोग्राम में एक स्टूडेंट है ना? और उस स्टूडेंट की एज 20 है, समझ रहे हो? एज उसकी 20 है, मतलब वो इन दोनों के बीच में है, ठीक है? मतलब कहीं पे यहीं यहाँ पे।
है ना। और उस टाइम पे 20 एज पे ये सब चीज एक्सेप्ट करना कि मतलब इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से सोचना और मतलब वर्ल्ड के हिसाब से, है ना, वर्ल्ड के हिसाब से जो वर्ल्ड की स्पीड चल रही है, वर्ल्ड कितना कमा रहा है, उस हिसाब से ही कमाना, इस चीज इसको रियलाइज करके एक्सेप्ट करना और इस चीज को अपने लाइफ में अप्लाई करना, ये बहुत डिफिकल्ट है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं तो 20 साल की उम्र में उड़ रहा था अपने ख्याली पुलाव में, है ना, मैं तो सुपरमैन थे अपनी दुनिया का। तो ऐसा है, और रियलिटी हिट होते होते मेरी उम्र 20 से मतलब 28 तक चली गई यार, 28 तक मुझे रियलाइज नहीं हुआ, और ये बंदे को साले को 20 साल की उम्र में रियलाइज हो रहा है यार। हैट्स ऑफ टू हिम, मतलब लाइफ में क्लैरिटी किस लेवल की है, ठीक है। तो यही चीज है, ये देखो अभी है विच एज इज करेक्ट फॉर स्टार्टिंग, है ना, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों। तो कौन सी एज करेक्ट है? अभी देखो मुझे, मैंने इस एज में शुरू किया तो मैं यहाँ तक मुझे सक्सेस मिला, ठीक है। अभी सक्सेस इन द सेंस मैंने शुरुआत किया था कि 50-50 100-100% कमाने का, लेकिन मैं वो नहीं कमा पाया, तो उस चीज में मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। मैं सक्सेसफुल किस चीज में हूँ? कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करने में, ठीक है। ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, लेकिन जैसा म्यूचुअल फंड्स कमा रहे हैं उनसे तो अच्छा ही कमा रहा हूँ, ठीक है, या बोल सकते हैं उनके बराबर कमा रहा हूँ। म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं कि वो साल का 14 15 20 25 कमाते हैं, है ना, मैं 50+ कमा रहा हूँ, ठीक है, कभी कभी 60+ भी होते हैं। अपन मिनिमम 5% एक अंदाजा समझ सकते हैं कि मंथली हो सकता है, अगर अपन एवरेज पकड़े तो, ठीक है। लेकिन अगर छोटे बच्चों को अगर अपन समझो सिखा रहे हैं, तो अपन उनको ये थोड़ी बोल रहे हैं कि तुमको घर चलाना है, तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे ऊपर ये है वो है। उनको इमोशनलेस गेम खेलना है, जैसे वो अपने टीवी में या मोबाइल में, है ना, प्ले स्टेशन वगैरह जो भी खेलते हैं यार, मोबाइल में जैसे खेल रहे, बस विदाउट इमोशन, ठीक है। इमोशन देखो, गुस्सा तो आता है खेलते टाइम पे, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का इमोशन है ना, वो यार डेंजरस है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसलिए अगर हम उनको वो टाइम पे अगर ट्रेन करें और ऐसा उनको बोला जाए कि जो टारगेट है तुम्हारा वो मंथली 2% है और ईयरली 24%, 20% से 24 आसपास जो भी है, और उस हिसाब से अगर उनको काम करने के लिए एनकरेज करें और उनको सिखाएं, है ना, उनको कोच करें, उनको बताएं कि ऐसा ऐसा करना है, वैसा वैसा करना है, और वहां पे कोई लालच नहीं है और ना ही कोई डर है, ठीक है, ना लालच ना डर। और डर और लालच इसलिए नहीं क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि तुमको उनको पेपर ट्रेडिंग करवाना है या नकली मनी से करवाना है, नहीं, तुमको 1000 रुपए डाल देना है। 1000 रुपए तो उस एज में मतलब एक पेरेंट तो खर्च कर ही देता है ना अपने बच्चे के लिए, ठीक है, खर्च तो कर ही देता है ना अपने बच्चे के लिए। तो 1000 रुपए उसकी डीमेट में डाल दो, बस, बात इतना ही है, दैट्स इट। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है। हर बार 100-100 रुपए लगाओ, है ना, हर बार 100-100 रुपए लगाओ, 100-100 के 10 ट्रेड लो, मतलब ऐसे नहीं कि हर बार ट्रेड लो, एंट्री एग्जिट ऐसे नहीं, ठीक है। आप उनको डेली टाइम फ्रेम पे काम करवाओ, ठीक है, और ऐसा नहीं कि फटाफट आप एग्जिट करने का, एंट्री करना है, ऐसा भी नहीं। एक ही बार ऑर्डर लगा के छोड़ देने का, जीटीडी ऑर्डर लगा देने का, ठीक है। रिस्क भी बड़ा रखने का, ऐसे नहीं उनको स्कैल्पिंग रिस्क जैसा रखने का है, छोटा रिस्क और बड़ा रिवॉर्ड। रिस्क छोटा ही रहेगा लेकिन जो रिवॉर्ड होगा वो डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में होगा। सिंगल डिजिट रिस्क, डबल डिजिट रिवॉर्ड या ट्रिपल डिजिट रिवॉर्ड, ऐसे चीज के लिए अगर उनको ट्रेन किया जाए तो 100 रुपया लगाने के बाद अगर लॉस होता है तो वो कितना होता है ना, मैक्सिमम होगा तो 2 या 3 या 4%, उससे ज्यादा नहीं, जितनी कैंडल होगी। एक इनसाइडर कैंडल को लगा दो, चाहिए तो इनसाइडर कैंडल लगा देने का कि वाह इससे ट्रेड लो, इनसाइडर के हिसाब से ट्रेड लो डेली टाइम फ्रेम में, है ना। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि एक सिंपल स्ट्रेटजी कि आपको, है ना, एक ओवरव्यू मिले कि मैं एक्चुअली बोलना क्या चाहता हूँ और वो काम कितना आसान है, ठीक है। मैं लास्ट में एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि जो काम करती है। अगर पैसा लगाओगे तो इंस्टीट्यूशन जैसा कमा भी लोगे, प्राइस एक्शन के ऊपर, प्रॉपर इनसाइडर के ऊपर बेस्ड, थोड़ा प्राइस एक्शन नॉलेज लगाना है, प्रोफेशनल प्राइस एक्शन, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है, एकदम इजी, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, विच एज इज करेक्ट, आप ये खुद तय करोगे। अभी देखो, एडवांटेजेस ऑफ बिकमिंग अ ट्रेडर और इन्वेस्टर, ठीक है। अभी सीधी सीधी बात है,
1% लोग ही ट्रेडर बन पाते हैं, ठीक है, 1% लोग, और बाकी के 99% क्यों नहीं बन पाते? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से। दूसरा, आधा अधूरा नॉलेज ट्रेडिंग इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, कि ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है ना, मालूम नहीं होता। और तीसरा चीज ऐसा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये चीज ऐसी नहीं है कि गरीब के घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है और अमीर के घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। अमीर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अमीर में अमीर लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास ले लेते हैं, खिंचवा खिंचवा लेते हैं, समझ रहे हो? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर जगह पे है, ठीक है। तो ऐसा है। तो अभी अपन डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ बिकमिंग ट्रेडर और इन्वेस्टर, ठीक है। अभी स्ट्रगलिंग ट्रेडर, वही चीज मैं पहले बता रहा था कि 99% फेल हो जाते हैं, क्योंकि बस वही 3 रीजन की वजह से, ठीक है। और वो 3 रीजन अगर ट्रेडिंग की शुरुआत हो और ये तीनों रीजन ना आए तो, अगर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ही ना हो तो, दूसरी चीज, अगर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना हो, उसके साथ साथ अगर ट्रेडिंग इंडस्ट्री के बारे में, अगर फाइनेंशियल इंडस्ट्री के बारे में, अगर म्यूचुअल फंड्स के बारे में, अगर बैंक्स के बारे में, ठीक है, अगर जो भी फाइनेंशियल कंपोनेंट है पूरी वर्ल्ड में, अगर उनका थोड़ा थोड़ा नॉलेज आना चालू हो जाए, तो अगर ये सब चीज अगर पहले ही आ जाए, ये 99% लोगों के पास जो हार रहे हैं, जो पैसा खो रहे हैं, तो फिर क्या होगा, है ना? सोचो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो फिर सोचो, उन जो भी 99% लोग हार रहे हैं उनकी ट्रेडिंग कैसे होगी? उनकी ट्रेडिंग बेटर होगी, समझ रहे हो? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फर्स्ट, दूसरा है इम्प्रॉपर नॉलेज, तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये तीनों चीज नहीं हुई तो 99% में से 50% लोग और ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा चीज एक्चुअल में है। तो बस बात यही है कि इसलिए 1% लोग अलग हो जाते हैं। 1% लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग में सक्सेस मतलब बड़ा पैसा कमाना नहीं होता। ट्रेडिंग में सक्सेस मतलब कंसिस्टेंट पैसा कमाना, ठीक है। और कंपाउंडिंग से कमाओगे तो वो धीरे 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 बढ़ जाएगा। बात क्लियर है? सबसे पहले है इमोशनली स्ट्रॉन्ग। अभी गाइस, ट्रेडर इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसने देखा है, उसने सीखा है कि दर्द को सहना कैसे होता है, उसने सीखा है दर्द को सहना, ठीक है। बहुत बार अपना ट्रेड पहले लॉस में होता है, थोड़ा फिर प्रॉफिट में जाता है, फिर से लॉस में हो जाता है, फिर वो शायद एग्जिट कर लेता है और बाद में वो रिवर्स होके प्रॉफिट की तरफ जाता है, लेकिन वो उस ट्रेड में उस टाइम पे नहीं होता। तो उसको आदत होती है इमोशंस से खेलने की, इमोशंस की मार खाने की ना, उसको आदत होती है बहुत ज्यादा अच्छे से। तो वो इमोशनली ना स्ट्रांग होता है, चाहे अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, है ना। बार 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 ट्रेड कर करके, मतलब वो बहुत सारे ट्रेड्स करता है, तो उसमें उसको आदत पड़ जाती है, ठीक है। तो उसमें इमोशंस को टैकल करने की ना एक प्लानिंग बन जाती है उसके दिमाग में, साइड में, ठीक है। तो उसके बाद है व्हेन एंड हाउ टू रिएक्ट। उसके बाद
जब भी वो इमोशनली इतना स्ट्रांग होता है कि जब भी कोई भी इमोशन आता है तो ये उसके ऊपर है कि उसको कभी रिएक्ट करना है और कभी रिएक्ट नहीं करना। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको रिएक्ट करना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कुछ टाइम के बाद रिएक्ट करना है और उसी टाइम पे इसकी समझ आ जाती है अपने को। ठीक है, तो गाइस ये ऐसा है, व्हेन एंड हाउ टू रिएक्ट। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग विनिंग एंड लूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ एंड ट्रेड। एक ट्रेडर को ये समझ होती है ठीक है, अगर वो लाइफ में 10 चीज अगर एक्सपेक्ट करेगा, ये मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे ऐसे 10 चीज चाहिए, तो उसको मालूम होता है कि यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी काम करने वाली है। ठीक है, वो 100% लगा देगा हर चीज को पाने के लिए, लेकिन प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का अस्तित्व है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अपना काम कर रही है, ये उस बंदे को ना मालूम होता है, ट्रेडर को, कि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो ट्रेड में भी आने वाली है, ट्रेडिंग में, और वो प्रोबेबिलिटी लाइफ में भी आने वाली है। ठीक है, उसके बाद पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, एक ही ट्रेड बार 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 बार, एक ही सेटअप बार 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 बार, हर दिन, हर वीक, हर महीने एक ही चीज फॉलो करना, एक चीज पे टिके रहना। ठीक है, ये चीज बहुत डिफिकल्ट है और एक ट्रेडर इस पावर को जानता है, कंसिस्टेंसी की पावर को, कि कैसे कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक ही चीज बार बार करना, एक महीने के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीना, फिर एक साल और कई साल, एक डिकेड तक एक ही चीज करना 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 करना, बस धीरे धीरे अपना कैपिटल बढ़ाना, और कंपाउंडिंग के साथ भी बढ़ता है। ठीक है, तो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी ये जानता है। ठीक है, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी ट्रेडर जानता है गाइस। ठीक है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी जानता है कि अगर उसने जो कमाया हुआ पैसा है, एक पिछले महीने जो कमाया है, अगर उसको विड्रॉ नहीं करता वो और उसको रीट्रेड करता है, री इन्वेस्ट करता है, तो उससे कंपाउंडिंग होती है। अगर विड्रॉ कर डालेगा तो कंपाउंडिंग नहीं होगी। इस चीज की क्लैरिटी है ट्रेडर को। ठीक है, उस चीज के बाद ट्रेडर का बिहेवियर है ना, एक एनालिस्ट बिहेवियर बन जाता है। कोई भी स्टॉक में उसको पैसा डालना है, कैसा भी कुछ भी करना है, तो एक ट्रेडर का एक एनालिस्ट बिहेवियर होता है। ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ये स्टॉक, ये चार्ट साउंड कर रहा है कि नहीं, है ना, इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम कहाँ पे है इधर, है ना, है कि नहीं, चेक करना। ये सब चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। कभी कभी ट्रेडर इतना ज्यादा शकी हो जाता है, शकी मतलब इतना ज्यादा एनालिस्ट हो जाता है वो, कि वो बहुत ज्यादा डिटेल में भी जाता है। ठीक है, फंडामेंटल्स में घुसेगा, और फिर उसके बाद इतना ज़्यादा डिटेल में जाता है कि जो भी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी जो मीटिंग्स की जो ऑडियो फाइल है, जो लिखा हुआ होता है ट्रांसक्रिप्शन, उसको भी पढ़ता है। ठीक है, सुनता है, तो मतलब एनालिस्ट होता है। और सेम टू सेम चीज़ एक एनालिस्ट ट्रेडर, जो एनालिस्ट बन चुका होता है ट्रेडर, वो अपने लाइफ में भी चीज़ें कुछ भी करने के टाइम पे एनालिसिस करता है, कुछ भी खरीदने के टाइम पे, ठीक है, कुछ भी करने के टाइम पे, रिलेशंस में, सब चीज़ का एकदम प्रॉपरली एनालिसिस करेगा। और ये एनालिसिस, ये भूलना मत कि इमोशनली उस टाइम पे स्ट्रांग हो चुका है, उसको मालूम है कंसिस्टेंसी क्या है, उसको मालूम है कंपाउंडिंग क्या है, उसको रिलेशनशिप्स की भी कंपाउंडिंग मालूम है कि वो सब कैसे काम करने वाला है, कैसे नहीं। ठीक है, क्योंकि एक एनालिस्ट ना सब चीज़ों को जोड़ सकता है, उसको मालूम है कि बटरफ्लाई इफेक्ट काम करता है। ठीक है, तो मतलब सब चीज़ थोड़ा सा स्टेबल होता है माइंड से। ठीक है, उसके बाद है पेशेंस और डिसिप्लिन। ट्रेड लेना मतलब एक बहुत बड़ा पेशेंस और डिसिप्लिन का एक उदाहरण है। ठीक है, एक प्रॉपर टाइमिंग पे ट्रेड लेना, एक ऐसे लाइन पे, एक ऐसे जगह पे ट्रेड लेना जहां पे प्राइस वापस कभी ना आए। ठीक है, तो पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी हम एक स्टॉक चुन के रखते हैं, लेकिन उसमें एंट्री हमको कई महीने बाद आती है, तो ये पेशेंस है जो इतना रुका हुआ है ट्रेडर। ठीक है, बीच में वो ट्रेड नहीं कर रहा है, रुका हुआ है एक प्रॉपर सेटअप बनने के लिए। ठीक है, उसके बाद फियर, फियर से कैसे डील करना है गाइस। पैसों के साथ अगर फियर से अपन ने डील कर लिया, है ना, तो उसके बाद तुम देखोगे कि यार हर चीज को मतलब हर चीजों से डील कर पा रहे हो, हर चीज से डील कर रहे हो। ठीक है, हर एक चीज से तुम डील कर पा रहे हो लाइफ में। ठीक है, तो इसके लिए फियर और हर जगह पे आता है, पैसों के साथ भी आता है, पैसों के बिना भी आता है, फियर आता ही है। लेकिन फियर आने के बाद तुम वो फियर का करते क्या हो, तुम वो फियर अपने ऊपर ले लेते हो कि वो फियर को जस्ट मोड़ के पीछे फेंक देते हो। समझ में आ रही बात। उसके बाद नो रिग्रेट लाइक बिहेवियर, अपना बिहेवियर ऐसा
का कि उसको ना रिग्रेट नहीं होता किसी बात का, ठीक है, चाहे उसके साथ अच्छा हो जाए चाहे उसके साथ बुरा हो जाए। एक्चुअल में उसका एक स्टेट ऑफ माइंड ऐसा बन जाता है कि रिग्रेट नहीं होता, ठीक है। अभी ट्रेडर, मुझे ना मेरे लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट है, एक सबसे बड़ा रिग्रेट आज तक का मेरे लाइफ में सबसे बड़ा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया एक मेरे स्टूडेंट का जो 20 ईयर का है। मुझे यही बड़ा सबसे रिग्रेट है कि मुझे सच मालूम होने में और सही चीज करने में मुझे समय लग गया, 7 साल का समय लग गया। 7 साल, 7 साल, ये बहुत ज्यादा है और मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा रिग्रेट है कि मैं इतना मंद बुद्धि कैसे था कि सच समझने में इतना ज्यादा लेट हो गया। मैं, मेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इतनी मुझ पे भारी हो गई थी कि मेरा इंटेलिजेंस बंद हो गया था, ठीक है। अभी उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लाइफ साइकिल्स, ट्रेड करने के टाइम पे ना, और एक ट्रेड लेना है ना, पहले बात तो बहुत सारे ट्रेड लॉस में जाते हैं, उसके बाद जो कम नंबर ऑफ ट्रेड जो प्रॉफिट में जाते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा पैसे कमाना, और वो कैसे कैसे पैसे कमाना, ट्रेलिंग करना, बहुत सारी चीजें समझ में आती है गाइस, ठीक है। पेशेंस और डिसिप्लिन का एग्जाम होता है उस टाइम पे, ठीक है, परीक्षा होती है उस पेशेंस और डिसिप्लिन की तुम्हारे, ठीक है। इसलिए ट्रेडर को ये सारी चीजें लाइफ में भी अप्लाई कैसे होती है, कैसे काम करती हैं, वो सब मालूम होता है, क्लियरिटी होती है, ठीक है। इसके लिए एक ट्रेडर, मतलब अगर तुम ट्रेडर हो ना गाइस, हाँ भाई, अगर तुम ट्रेडर हो तो तुम 100 में से 1 हो, तो 100 में से 1 मतलब तुम ही सोचो कि ऐसी क्या चीजें होंगी जो 99 लोग नहीं कर रहे हैं और तुम कर रहे हो, ठीक है, जो 99 लोग नहीं कर रहे हैं और वो तुम कर रहे हो, ऐसे होता है एक ट्रेडर, ठीक है। तो उसको लाइफ साइकिल, मतलब लाइफ के बारे में भी काफी अच्छी क्लैरिटी होती है, वो लाइफ में भी दूसरे डिसीजंस काफी अच्छे से लेता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्पिरेसीज ऑफ रिच इंडस्ट्रीज, ठीक है, रिच इंडस्ट्री। अभी बात ऐसी है कि 90% आपको मालूम होगा कि इस देश का 90% पैसा 10% लोगों के पास है, ठीक है, और देश का 10% पैसा देश के 90% लोगों के पास है। तो भी ये जो है ना, ये कॉन्स्पिरेसी है रिच लोगों की, ठीक है। किस चीज की कॉन्स्पिरेसी है कि ये जो रेशो है ना, ये रेशो ये बना रहे आखिर तक, ठीक है। तो यही कॉन्स्पिरेसी है और ये हर एक इंडस्ट्री में, हर एक जगह पे होती है, हर जहां पे भी पॉलिटिक्स, आपने सुना होगा कि कंपनी में पॉलिटिक्स है, यहाँ पे पॉलिटिक्स है, गंदा पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स, वो ट्रेडर जानता है कि डर्टी पॉलिटिक्स क्या है, ठीक है, समझ रखता है वो इसको समझने की। उसके बाद ट्रेडर को मालूम होता है कि मनी मैनेजमेंट क्या है, कैसे है ना, मनी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस जानता है एक ट्रेडर। मनी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम देखते हो कि अगर कोई भी न, मतलब घर के अंदर ही है ना मनी मैनेजमेंट होता है, तो ट्रेडर अपना पूरा मनी मैनेजमेंट, मतलब बहुत बड़ा होता है मनी मैनेजमेंट, इसको छोटा मत समझना, क्योंकि मनी मैनेजमेंट बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ एक ट्रेड कैलकुलेट करना है, एक ट्रेड का मनी मैनेजमेंट, लेकिन वो एक्चुअली उतना ही नहीं, आपको पूरा महीना, पूरा ईयर, है ना, पूरा साल का मनी मैनेजमेंट करना है और पूरा समझना है कि आपकी जर्नी होने कैसे वाली है, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि अगर आपका कैपिटल इस साल में 20% बढ़ने वाला है, तो वो बढ़ेगा कैसे, उसको प्लान करो, ठीक है। लॉसेस भी प्लान करो और प्रॉफिट्स भी प्लान करो। लॉसेस ऐसे भी प्लान करो, अगर तुम्हारी एफिशिएंसी लेस देन 30% है, तो तुम्हारे कितने नंबर ऑफ ट्रेड होने वाले हैं, है ना, तुम्हारा ट्रेड स्प्लिट काउंट क्या है, ठीक है। तुम्हारा अगर प्रॉफिट हो रहा है तो तुम्हारा कितना बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए और कैसा प्रॉफिट होना चाहिए कि तुम्हारा 20% का टारगेट हिट हो जाए, है ना, साल भर में, ठीक है। तो ऐसे प्रकार की प्लानिंग, ऐसे डीप मनी मैनेजमेंट एक ट्रेडर करता है गाइस, ठीक है। उसके बाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि एक ट्रेडर के पास होती है। ऑब्जर्विंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होती है ट्रेडर के पास। वो जिस टाइम पे चार्ट्स को देखता है ना, चार्ट को बिना लाइन खींचे ही ड्रॉ कर लेता है, डेटा को देखता है तो उसको बहुत कुछ समझ में आ जाता है ना। और ये किस चीज की वजह से होता है, उसने पहले रिपीटिशन की है बहुत बार यही चीज की, है ना, उसकी वजह से प्रैक्टिस उसकी इतनी ज्यादा हो चुकी है, इतनी ज्यादा कि खतरनाक लेवल पे, है ना। इस चीज की वजह से एक ट्रेडर अलग होता है ना। इस चीज की वजह से एक ट्रेडर 1% होता है और बाकी सब 99 से अलग होता है, ठीक है गाइस। उसके बाद अभी द क्वेश्चन इज विच इज द राइट एज टू एक्वायर दिस स्किल्स,
कौन सी एज सही है ये स्किल्स को सीखने की, ठीक है, सीखने की। अभी यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं, अभी आप बताओ कि ये दोनों क्वेश्चन में से कौन सा सही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच इज द राइट एज टू स्टार्ट, है ना, टू स्टार्ट टू अक्वायर द स्किल्स। एक क्या है कि कौन सी सही एज है ये स्किल्स अक्वायर करने की, और दूसरा है कौन सी सही एज है ये स्किल्स अक्वायर करना शुरुआत करने की, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अभी चीज ऐसी है कि ये जो स्किल्स मैंने बताई है ना, जो एक ट्रेडर के पास होती है, वो स्किल्स सीखने पर आ नहीं जाती है, ठीक है। वो स्किल्स टाइम लगता है। थ्योरी तो पढ़ लोगे, थ्योरी समझ में आ गई, अभी जो मैंने बताया वो थ्योरी भी हो सकती है, ठीक है, तुम्हारे लिए। तो वो सब चीजें एक थ्योरी जैसी है, लेकिन उसको तुम में अप्लाई करने के लिए, अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए, उसको हैबिट बनाने के लिए डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। और तुमको डेवलप करना मतलब डे टू डे लाइफ में अपने मन से लड़ना, है ना, डेली के काम से समय निकाल के वो सब करना, मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं। और वो उसको रिपीटिशन मोड पे ऑन रखना, हट जाती है, इसके लिए ना वो जिद चाहिए, जिद, ठीक है, और वो ट्रेडर के पास होती है, ठीक है। तो अभी कौन सा सही समय है, अगर समझो ये स्किल सीखने के लिए सालों का वक्त लगने वाला है, तो कौन सा समय सही रहेगा। मैं मंदबुद्धि मूर्ख था, मुझे ये चीज समझने के लिए इतना टाइम लग गया। अगर मेरे बाप ने मेरे को इस चीज में, अगर मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया होता, जैसे सिखाया था चोरी करना बुरी बात है ना, चोरी करना बुरी बात है। मैंने एक बार चोरी करके रबर चुराए थे अपने दोस्त के, तो मेरे को इतना मारा था, बहुत ज्यादा मारा था। अगर मेरे को वैसा ही अगर मारा होता, समझाया होता कि मार्केट से क्या कहीं से भी, मतलब फॉर एग्जांपल कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन उस इंडस्ट्री के हिसाब से वैसा वैसा होना चाहिए, कंपटीटर्स को देख के तुमको ये करना चाहिए, ऐसा वैसा, मतलब किसी भी नई चीज में जा रहे हो तो यार मस्त चीज हो जाता, ठीक है। तो सही जो नो टाइम है ये चीज को समझने का मेरे हिसाब से इसलिए ये है कि वो जिस टाइम पे स्कूलिंग के एज में है ना, मतलब यहाँ पे है, यही एक सही टाइम है कि उसको ये सब चीजें सिखाई जाए, है ना। ज्यादा अमाउंट भी नहीं देता है उनको ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। 100 रुपया एक एक स्टॉक में जहां पे भी उनको मिले, बस 100 हजार रुपया लगा दे, और फिर जो 1000 लगाया है 10 स्टॉक में लगाया उनको ट्रैक करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि शुरुआत किया तो फटाक से लगा दिया, पहला 1 से 1.5-2 साल तो उनको पहले सिखाओ, ट्रेन करो, ठीक है। अगर आप ट्रेडर हो, आपको मालूम है कि ऐसा ऐसा होता है, वैसे वैसे होता है, तो आप उनको सिखा सकते हो, ठीक है। और अगर ये अच्छे से सिखाया जाए ना प्रॉपरली, तो देखो सबको मालूम होगा कि बिटकॉइन ने क्या कमाल किया, ठीक है। बहुत सारे लोग, हमको तो मालूम भी नहीं था इंडिया में, तो ठीक है। तो बिटकॉइन ने तो वहां पे, मतलब यहाँ पे तो बैन, यहाँ पे लेने का भी मतलब एक्सेस प्रॉपर नहीं था, लेकिन बिटकॉइन ने कैसे काम किया। लेकिन आज के टाइम पे डिजिटल इंडिया में अगर ऐसा कुछ बाद में कुछ होता है ना, बिटकॉइन जैसा ही कुछ बाद में अगर कुछ भी कैसे भी कुछ हो जाता है, तो अपन उसका एडवांटेज उठाना हमको आना चाहिए, हम लोगों को, है ना, और हमको समझ में आना चाहिए। अभी अपने को आता है, ठीक है, लेकिन ये अगर उनको अगर पहले से अगर बता दिया जाए, है ना, उनके दिमाग में डाला जाए कि ऐसा 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 चीज होता है, ऐसा नहीं कि फटा इतने छोटी एज में बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, ऐसा नहीं, एक गेम की तरह देने का उनको, ठीक है, टर्मिनल गेम की तरह देने का, और बस ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसे वैसे हो रहा है, छोटा 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 करते रहने का, है ना। ऐसा भी नहीं कि फटाक से स्टॉक सिलेक्शन जिस टाइम पे शुरुआत किया 10 एंट्री ले ली, ऐसा भी नहीं, जैसे जैसे स्टॉक सिलेक्शन होगा उस टाइम की उस हिसाब से करते जाने का। और भले नुकसान हो या प्रॉफिट हो, क्या उसको कोई जवाब पूछने वाला है, क्या उसकी एग्जाम चल रही है, नहीं जाएगा तो यार वो 1000 रुपये जाएगा, और 1000 रुपये भी पूरा नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है। 1000 भी पूरा नहीं जाएगा, 1000 का 900 होने में भी टाइम लगेगा, है ना, शायद 1 साल भी निकल जाए, ऐसा है। तो इस चीज के लिए अगर हम उनको ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, अगर छोटी एज से ही अगर उनको देना शुरू करें, तो अगर वो सीखेंगे तो मतलब ये एक समझो एक 4 साल का ग्रेजुएशन चलेगा उनका, ठीक है। 8th 9th 10th 11th 12th ये 5 साल का, फॉर एग्जाम्पल समझो 4 से 5 साल का उनका एक ग्रेजुएशन टाइप का पीरियड चलेगा। इसमें वो लोग सीखेंगे कि कैसे ट्रेड करनी है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री एग्जिट की बात नहीं हो रही है,
यहाँ पे वो देखेंगे कि 5 साल के पीरियड में कहाँ पे कौन सा स्टॉक किधर था जिनको वो ट्रैक कर रहे थे। 5 साल में समझो उन्होंने अगर 50 स्टॉक भी ट्रैक कर लिए और 50 स्टॉक का परफॉर्मेंस देख लिया, ऐसा था वैसा था, फिर तुम सोचो 18 साल की उम्र में जिस टाइम की 12th उन्होंने पास आउट किया है, उस टाइम पे उनका फाइनेंशियल लिटरेसी तुम बस सोचो। 19 साल की उम्र में वो जो बच्चा है, जो भी तुम्हारा, अगर शायद तुम्हारा बच्चा हो, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा नेफ्यू हो, तुम्हारा कजिन हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, उस समय उनका इंटेलेक्चुअलिटी सोचो कि फाइनेंशियल मार्केट को देखने का नजरिया, एटीट्यूड कैसा होगा, दुनिया को देखने का नजरिया कैसा होगा। उनको एक चीज की समझ होगी कि प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है। समझ में आ रही बात? तो यही सब है। इन चीजों की वजह से है ना, अगर हम ये चीज अगर इन बच्चों में अगर इम्प्लांट करना शुरू करें, है ना, ये एक्चुअली काम स्कूल ने करना चाहिए, है ना, स्कूल्स ने ये चीजें लानी चाहिए कि वो बताएं, है ना, इंट्रोड्यूस करें स्टॉक मार्केट से, फॉरेक्स मार्केट से, है ना, जो भी फाइनेंशियल टर्म है, जो भी इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस है, पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज को एक्सप्लेन करना शुरू करना चाहिए। मतलब 9-10 में कि आप इतना पैसा डालोगे तो उसका इतना उतना करके मिलेगा। मतलब लॉन्ग टर्म में क्या ताकत होती है, कंपाउंडिंग में क्या ताकत होती है। साला मेरे को 28 की साल में मालूम पड़ रहा है कंपाउंडिंग की क्या ताकत हो रही है ना। देखा था प्रॉपर्टी में कंपाउंडिंग होता है, लेकिन थियोरेटिकली सुना नहीं था ना, किसने सिखाया नहीं ना प्रॉपरली। बुक में आया होगा लेकिन रियल लाइफ एग्जांपल किसने बताया नहीं, समझा ही नहीं, समझा ही नहीं यार। तो यही कंपाउंडिंग समझना मतलब बहुत बड़ी चीज है। और अगर तुम देखोगे अभी मैं 30 साल से अगर मैं भी करने शुरू, मतलब मेरी एज अभी 32 के आसपास है, ठीक है, मतलब 30 साल से मैं लगा हुआ हूँ कंपाउंडिंग के पीछे, ठीक है, मतलब अभी 2 साल हुए। आने वाले 10 साल के बाद, 10 12 15 साल के बाद मैं कंपाउंडिंग का रस चखने वाला हूँ। तो अगर ये बच्चा अगर 7th 8th से ही कर रहा है, ठीक है, 9th से कर रहा है, समझो 9th से भी कर रहा है, तो वो कंपाउंडिंग का रस कब तक चखेगा सोचो। 30 साल की उम्र तक वो एक कंपाउंडिंग की अच्छी साइकिल देख लेगा। अगर समझो उसने 20-21 साल से इन्वेस्ट करना शुरू किया, और इन्वेस्टमेंट मतलब मैं एसआईपी की बात नहीं कर रहा हूँ, एसआईपी म्यूचुअल फंड, मैं डीआईवाई की बात कर रहा हूँ। खुद स्टॉक्स निकालो, खुद अपॉर्चुनिटी ढूंढो, खुद सभी चीज ढूंढो, सब चीज देखो, है ना, बॉन्ड मार्केट देखना है बॉन्ड मार्केट देखो, ये मार्केट वो मार्केट, जो चीज, हर एक चीज देखो। आगे चल के सब कुछ कंप्यूटराइज हो जाएगा, एआई की दुनिया आएगी, सब चीज कंप्यूटराइज्ड, हर एक चीज, ठीक है। तो ये ही चीज है, ये चीज समझना बहुत टाइम लगता है, और ये स्किल्स डेवलप होने में ना एक्चुअली गाइस टाइम लगता है। तो अगर ये सही टाइम पे अगर किया जाए तो फिर क्या हो जाएगा, किड, तुम्हारा जो भी बच्चा है सामने वाला, वो अच्छे से मैन्युफैक्चर होगा, है ना, अच्छे से तुम उसका मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हो, मतलब तुम निर्माण कर रहे हो, एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ठीक है। तुम एक, ऐसा हो सकता है कि तुम एक अजूबा बना रहे हो, क्योंकि अगर समझो उसको कंपाउंडिंग की ताकत अगर 20 साल की उम्र से समझ में आ रही है और उसने कंपाउंडिंग के लिए कुछ करना शुरू कर दिया, तो उसके पास 30 साल की उम्र तक एक बड़ा अमाउंट होगा। समझ रहे हो, 30 साल की उम्र तक एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा। एक चीज समझो अच्छे से, बहुत डीप चीज है, अगर तुम सोच पाओ, समझ पाओ, तो फिर ये चीज हो सकती है। अगर नहीं समझ पाओ, ये ऊपर से चली जाएगी फिर, है ना। जैसे तुम्हारी लाइफ गई, जैसे अपने पिताजी लोगों की लाइफ गई, मेरे पिताजी की भी गई। मेरे पिताजी ने कोई शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया था कभी, उनको मतलब आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस में काफ़ी सक्सेस हासिल की। तो बिजनेस अच्छा था, लेकिन ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं थे। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन ऐसे जगह पे नहीं किया, ठीक है। तो उनको तो उनकी जिंदगी चली गई, उनको मालूम नहीं था। हमको आधी जिंदगी में करना कैसे वो मालूम पड़ा। इंट्रोड्यूस तो समझो अपन 20-22 की उम्र से ही हो गए थे, लेकिन करना कैसे है वो थोड़ा लेट मालूम पड़ा, शायद आधी जिंदगी में मालूम पड़ा। अभी मालूम नहीं ना, आधी जिंदगी हुई है कि 90% हो चुकी है ना, कुछ आइडिया नहीं। लेकिन जितना जल्दी अगर मालूम पड़ जाता, मुझे जल्दी मालूम पड़ जाता, तो यार लाइफ अच्छी होती। इतना स्ट्रेस जो मैं ले चुका था उतना नहीं लेता शायद, ठीक है। बहुत सारी अपनी एक्सपेक्टेशन सुधर जाती हैं जिस टाइम पे अपन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना किसी भी चीज से। हमको जिस टाइम पे समझ में आता है कि अनरियलिस्टिक
एक्सपेक्टेशंस से सिर्फ नुकसान ही होता है। उस टाइम पे अपन अपनी मैरिज लाइफ में भी अपन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने पार्टनर से। अपन अपने घर में भी अपने जो भी रिलेशंस हैं, है ना, अपने रिलेटिव्स हैं, जो मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, जो भी नज़दीक है फ्रेंड्स, हम उनसे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हम उससे कुछ अनरियलिस्टिक नहीं करवाते, ठीक है। एक जो अनरियलिस्टिक बंदा होता है ना, कि जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ मार्केट में आए, वो अपने सारे रिलेशंस में ना भाजी पाला करेगा, पूरी वाट लगा के छोड़ेगा वो, क्योंकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस वहां पे भी होंगी। समझ में आ रहे हो, समझ में आ रही बात? तो इसलिए अपने बच्चों को मैन्युफैक्चर करो, ठीक है, जैसे चाइना में होता है, ठीक है। अभी मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। जैसे चाइना में होता है, बच्चों को तुम बच्चों की लाइफ देखो यार, जैसे टॉर्चर कर रहे हैं वो लोग यार, टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े होने के बाद वो रिग्रेट नहीं करते उनके बचपन में, बचपन के लिए। बचपन में रिग्रेट करते होंगे क्योंकि वो उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, लेकिन बड़े होने के बाद तो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रहे हैं, और वो अच्छा कर रहे हैं आगे चल के, ठीक है। तो मैं तो उस लेवल की स्ट्रिक्टनेस ने तो डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर बचपन से ही ये चीज़ अगर उनको सिखाई जाए, है ना, समझाई जाए, तो लाइफ में अच्छा होता है। अभी जापान में अपन देखेंगे कि जापान में क्या होता है कि बच्चों को बचपन से ही स्कूल साफ सफाई, है ना, साफ सफाई के कारण पूरे लाइफ भर वो साफ सफाई करते रहते, है ना। तो बात ऐसी है, अगर उनको, अगर अपने बच्चों को हम बचपन से अगर फाइनेंशियल थोड़ा सा नॉलेज दें, फाइनेंशियल इंडस्ट्री के बारे में, तो उनका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और वो आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहेंगे गाइस, बहुत ज़्यादा, कि आपने मेरी लाइफ बदल दी, है ना। जो चीज़, जिस चीज़ का नॉलेज, मतलब जो बंदा एहसास करता है, फॉर एग्जांपल अभी कोई भी जॉब करके अगर कोई जॉब पे लगा है, तो वो कंपाउंडिंग का रस कभी चखेगा उसकी 40 या 45 की उम्र में, है ना। वो सेविंग कर रहा है, वो बढ़ रहा है, पॉलिसी में इन्वेस्ट किया है, वो बढ़ रही है, ठीक है। मतलब 15 साल वो चीज़ को एक्सपीरियंस करने में ना गाइस लग जाते हैं। तो अगर यही 15 साल अगर अपन बिफोर 30 कर दें,